उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे बुद्ध पूर्णिमा से, जो पूरे भक्ति भाव से उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। आज ये तिथि विशेष संयोग के साथ पड़ रही है। जानेंगे किन विशेष शुभ संयोग में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और क्या होगा पूजन का विधान। बिल्कुल वैभव, बात 4 धाम यात्रा के मौसम की भी होगी। एक तरफ जहां कल तक बारिश से श्रद्धालुओं को यात्रा में बाधाएं आ रही थी, तो वहीं आज से उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। मौसम की बाधा के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह की भी आगे बात होगी। उनकी सुरक्षा और सहूलियत को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, उसका भी ब्यौरा आगे आपको देंगे। देखिए, उत्तराखंड के माणा में शुरू होने जा रहा है पुष्कर कुंभ की भी हम चर्चा करेंगे आज। 12 साल बाद एक बार फिर से वो शुभ घड़ी आ गई है जब कुदरती सौंदर्य से भरपूर माणा में पुष्कर कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बताएंगे आपको कैसे पूरे 13 दिन तक सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम यानी केशव प्रयाग में उत्सव और उल्लास का माहौल रहने वाला है। बिल्कुल, बुलेटिन में बात होगी मौसम की बदली चाल की, जो दिल्ली एनसीआर में करवट ले रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 5 दिन दिल्ली में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। विस्तार से बताएंगे आपको देश में किन किन जगहों पर बारिश और कहां भीषण गर्मी के आसार हैं। जी हाँ गुंजन, देखिए, सीज फायर के बाद सीमावर्ती इलाकों से आई राहत की खबरें तमाम दिखाएंगे। जहां बॉर्डर के इलाके समेत कश्मीर के बाजारों दुकानों में चहल पहल फिर से शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे यहाँ पर जिंदगी पटरी पर लौट रही है, बहाल हो रही है। बॉर्डर से सटे इलाकों से आई सुकून भरी ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आइए शुभ समाचार का शुभारंभ बहुत शुभ और फलदायी पूर्णिमा के साथ करते हैं। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस पावन तिथि का खास महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया और इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईश्वर की आराधना और पूजा उपासना से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी जो है मनाते हैं और वैशाख पूर्णिमा पर देश भर की पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं, ध्यान के लिए पहुंचते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और परिनिर्वाण हुआ था उनका। इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध जो है उनकी पूजा उपासना की जाती है और ये पर्व बौद्ध धर्म के लोगों के लिए खास माना जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया जाता है, साथ ही साथ उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भारत समेत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूर्वी और दक्षिणी एशिया में मनाया जाता है। एक बार फिर पावन तिथि आ गई है जब ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। आज पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और स्नान करने से मन और जीवन निर्मल होता है। तो भक्ति भाव से पूजा आराधना से मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि आज वैशाख पूर्णिमा है, वह खास तिथि जब स्नान दान से महाकल्याण होगा और तमाम बिगड़े काम बन सकते हैं। क्योंकि वैशाख महीने की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन एक साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान बुद्ध की कृपा प्राप्त हो सकती है। वैशाखी पूर्णिमा पर मुख्यतः 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा मनोकामना के लिए, भगवान शिव की पूजा रोगों का नाश करने के लिए और भगवान बुद्ध की पूजा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए।
माना जाता है कि पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हालांकि इस बार ये तिथि सोमवार को पड़ी है, जो भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसीलिए इस बार वैशाख पूर्णिमा पर श्री हरि और महादेव दोनों की पूजा विशेष लाभकारी है। जानकारों का मानना है कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि विशेष कल्याणकारी है, इसलिए इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा को श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया था। आज उपासना से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शिव जी की पूजा से तमाम रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। हिंदू धर्म में वैशाख माह की पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। माना जाता है कि इस तिथि को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी कारण इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान बुद्ध से संबंध होने के कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में 9वां अवतार लिया था। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्माण भी प्राप्त हुआ था। पूर्णिमा का अर्थ है यानी पूर्णता की तिथि, यानी जब चंद्रमा अपनी कला में नजर आता है। वहीं सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में रहते हैं। खास तौर से आज के दिन चंद्रमा की पूजा भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसका अपना विशेष कारण है। चंद्रमा इस स्थिति के स्वामी है। चंद्रमा को जल तत्व का देवता माना गया है। ज्योतिषियों में उन्हें शांति का स्वामी भी कहा गया है। इस दिन पूजा प्रार्थना से चंद्रमा मजबूत होता है, इसीलिए इस दिन आराधना से मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। खास बात यह है कि वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर कई दुर्लभ ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, जो परम लाभकारी माने गए हैं और इनकी वजह से इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज स्वातिक नक्षत्र लगा हुआ है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस वैशाख पूर्णिमा पर वरयान योग बन रहा है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो साथ ही रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस पूर्णिमा पर भद्रावास योग भी बना है। इस समय भद्रा का वास पाताल में रहेगा। माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा का प्रभाव लगभग 15 दिनों तक रहता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्र की स्थिति का असर लगभग हर राशि पर पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना से लाभ ही लाभ संभव है। वैशाखी पूर्णिमा पर वैसे तो पूरा दिन ही पवित्र है। आप कभी भी साधना करें, कभी भी मंत्र जप करें, लेकिन पूर्णिमा का फायदा होता है रात्रि के समय में। तो रात के समय में आप भगवान का ध्यान करें, मंत्र जप करें, अपनी प्रार्थना करें, तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। खगोलविदों के अनुसार इस बार वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आसमान में अनूठी खगोलीय घटना का भी दीदार होने वाला है। जानकारों के अनुसार आज चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहेगा, साथ ही ये बेहद छोटा और कम चमकदार भी दिखाई देगा। खगोल विज्ञान में इसे माइक्रो मून का नाम दिया गया है। पश्चिमी देशों में मई महीने में खिलने वाले फूलों से जोड़कर इसे माइक्रो फ्लावर मून भी कहा जाता है। तो आज का दिन कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चार धाम यात्रा पर, जहां बारिश और बदलते मौसम के बीच भक्तों का उत्साह हाई है। पिछले 12 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा यात्री चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में हर दिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वही गुड न्यूज है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 27 लाख को पार कर चुका है। झमाझम बारिश की फुहारों के बीच उमड़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़ चार धाम यात्रा के प्रति उनके उत्साह को बयां कर रही है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थयात्रियों का आना जारी है। अब से संख्या लगातार बढ़ने वाली है। इसकी एक वजह उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार है। आज से उत्तराखंड में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा उत्तराखंड में मौसम, सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अब तक चार धाम में कहां कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा में कई मुश्किलें हैं, लेकिन उन सभी पर आस्था भारी है। यात्रा शुरू होने के 12 दिनों के भीतर ही 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन पूजन कर चुके हैं। भक्तों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चार धाम का पल पल बदलता मौसम भी उनके हौसले को डिगा नहीं पा रहा। तेज धूप और बारिश में भी तीर्थयात्री कतार में लगकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदार के धाम पर देखा जा रहा है। यहाँ कपाट खुलने के 10 दिनों में ही 2,26,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुँच चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो रविवार शाम तक 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की। 11 मई को गंगोत्री धाम में 9,866 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,773 भक्तों ने हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ धाम में 13,971 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 20,424 भक्तों ने दर्शन पूजन किया। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और यादगार हो सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा का हर दिन अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बबूना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर चारधाम यात्रा में मौसम के मिजाज की करें। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बारिश के कारण तीर्थयात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ गईं। हालांकि श्रद्धालुओं का हौसला जो है डिगा नहीं है और बड़े उत्साह के साथ लोग दर्शन के लिए चारों धाम पहुंच रहे हैं। खुशखबरी ये निकल कर आई है कि आज से उत्तराखंड के मौसम में ये साफ हो जाएगा और जिससे यात्रा और ज्यादा सुगम हो जाएगी। ये आस्था का सफर है, श्रद्धा की डगर है, जिस पर रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश की फुहारों के बीच उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ चार धाम यात्रा के प्रति उनके चरम उत्साह को बयां कर रही है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का आना जारी है। लोगों की भक्ति भावना पर बारिश की बौछारों का कोई असर नहीं पड़ता नजर आया। यमुनोत्री धाम में यात्रा के पैदल मार्ग पर लोगों की कतारें साफ बयां कर रही है कि मौसम के बदले मिजाज से यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं गंगोत्री धाम में यात्री बरसाती पहनकर मां गंगा के दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखे। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफ़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश और तूफानी आंधी के कारण पेड़ गिरने से कुछ देर तक आवाजाही में दिक्कत हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी से पेड़ को काटकर ट्रैफिक बहाल कर दिया। वहीं चारधाम यात्रा पड़ाव में हरबटपुर बस अड्डे पर आंधी और बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए लगाए गए टेंट और रजिस्ट्रेशन सेंटर को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के दल ने तत्काल राहत की व्यवस्था की ताकि चारधाम जा रहे लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रॉब्लम जब हमने प्रशासन को बताया तो उन्होंने तुरंत हमें बताया कि आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पहुँचे तो भारी तूफान था और हम पहले ही घबराए हुए थे, जैसे कि हमारे देश की सिचुएशन है। पर जब हम यहाँ पे आए तो ये शॉकिंग और ज्यादा बड़ा हुआ कि पुलिस हमारे लिए व्यवस्था में पहले से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें जल्दी जल्दी सेफ जगह पे पहुँचाया। अचानक बदले मौसम के कारण विकास नगर के हरबटपुर में यमुनोत्री मुख्य यात्रा मार्ग पर कई जगह भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात में बाधा आई। साथ ही बिजली के तार टूटने के कारण भी दिक्कत हुई। अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल से निपटने और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए तेजी से जरूरी उपाय किए गए हैं। जो भी पुलिस बल उपलब्ध था यहाँ, उसके अलावा एसएसबी जो उपलब्ध थी, उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित जगह, जो कि बस अड्डे का जो निर्मित भवन है, पक्का भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने से किसी भी यात्री को कोई प्रकार की हानि नहीं हुई, ना ही कोई चोटिल आदि हुआ। हमारे द्वारा तुरंत उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौसम खराब होने पर यात्रा जारी रखने का जोखिम नहीं ले और रास्ते में सुरक्षित जगहों पर रुककर हालत बेहतर होने का इंतजार करें। ये भी कहूँगा मैं, बीच में कई पहाड़ों का कुछ इलाके आते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाती है, तो रिस्क ना लीजिएगा। और ड्राइवर फिर बीच में भी चीज़ें मिल जाती है, हो सकता है आपको जर्नी ब्रेक भी करनी पड़ जाए, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। और फिर माँ यमुना के दर्शन के लिए निकले हैं और बहुत अच्छा यही लग रहा है कि जितने भी तीर्थयात्री जहाँ से भी आ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं से बहुत प्रसन्न और बहुत संतुष्ट। आज से उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन हाल के दिनों में मौसम के बदले रूप को देखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही लोगों को खुद भी एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है ताकि यात्रा में कोई परेशानी न हो।
विकासनगर से टीना साहू और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक चारधाम यात्रा कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार तीर्थयात्रियों की सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा जोर दिया गया है। इस बार यात्रा की थीम ही फिट इंडिया के नाम से दी गई। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों में कम तेल, मसाले, घी के खाने लोगों को दिए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आस्था के इस सफर में मुश्किलें तमाम होंगी, मौसम की दुश्वारियां होंगी, लेकिन सेहत सही है तो ये मुश्किल डगर भी आसान हो जाएगा। सफर भी आसानी से कट जाएगा और हंसते खेलते चारधाम यात्रा भी पूरी हो जाएगी। सेहत का यही फंडा इस बार चारधाम यात्रा की थीम बन चुका है। इस बार यात्रा की थीम ही फिट इंडिया रखी गई है। फिट इंडिया की तर्ज पर तीर्थयात्रियों की सेहत का, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कम तेल, कम मसाला, कम चीनी यानी सेहतमंद सुपाच्य खाने का इंतजाम केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर किए गए हैं। खाने पीने की उचित व्यवस्था से तीर्थयात्री भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में तीर्थयात्रियों के सेहत का विशेष ध्यान रखने के साथ ही चारधाम यात्रा की थीम फिट इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों को अच्छा खाना मिल सके। यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के भोजन में कम तेल, कम चीनी, कम मसाले, घी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों की सेहत चुस्त दुरुस्त बनी रहे। सरकार की थीम है फिट इंडिया। उसके तहत चारधाम यात्रा मार्ग पे जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और वेंडर्स हैं, सबको ये निर्देशित किया गया है कि वो मिनिमम कम से कम 10% चीनी, नमक, तेल, घी, मसाला का उपयोग करें, कम से कम 10%, जिससे कि बीपी और शुगर इनकी जो बढ़ने की संभावनाएं होती है वो कम रहे और उनकी जो रेगुलर दवाइयां हैं उस दवाई को खाते हुए और स्वस्थ रह सके। खाने पीने के साथ साथ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा बद्रीनाथ धाम, जोशीमठ, इन दोनों जगह पे एक और दो ऑर्थोपेडिक सर्जन, दो फिजिशियन की तैनाती की गई है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी चारधाम यात्रा मार्ग पे नए MRP खोले गए हैं, नए स्क्रीनिंग पॉइंट खोले गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की फैसिलिटीज है और हर जगह हमारी एम्बुलेंस है और विशेष परिस्थिति पे जिन गंभीर मरीज को अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो वो भी अवेलेबल है। सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेहतमंद रहें, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि चारधाम की उनकी यात्रा सुगमता के साथ संपन्न हो। यात्रियों के खुशहाल चेहरे बताने के लिए काफी है कि फिट इंडिया मुहिम की सरकार की ये कोशिश चारधाम यात्रा में रंग लाती दिख रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लेकर चलते हैं बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर देश के पहले गांव माड़ा में, जहां आज से 2 दिन बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ की तरह ही ये पुष्कर कुंभ भी 12 साल बाद लगने जा रहा है, जिसमें खास तौर पर दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से महाकुंभ में इस बार श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला था, ये पुष्कर कुंभ भी 12 साल के बाद लगने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
देश का प्रथम गांव माणा तैयार है आस्था के बड़े उत्सव के लिए। बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर दूर केशव प्रयाग में लगने जा रहा है पुष्कर कुंभ। 24 मई से 26 मई तक होगा पुष्कर कुंभ का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब एक और कुंभ मेला लगने जा रहा है। 12 साल बाद एक बार फिर वो शुभ घड़ी आई है जब कुदरती सौंदर्य से भरपूर माणा में पुष्कर कुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में खास तौर पर दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पूरे 13 दिनों तक सरस्वती नदी और अलकनंदा के संगम केशव प्रयाग में उत्सव और उल्लास का माहौल रहने वाला है। ऋषीणाम शत्रवदन तस्मिन् मान्यता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना यहीं की थी और सरस्वती नदी को स्थापित किया था। माना जाता है कि सरस्वती नदी का शोर बहुत था और वेद व्यास जी को महाभारत की रचना करने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से उन्होंने सरस्वती नदी को केशव प्रयाग में विलुप्त कर दिया था। बताया जाता है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्यों ने सरस्वती नदी के तट पर माता सरस्वती से ज्ञान पाया था। यही परंपरा आज तक निभाई जा रही है। शंकराचार्य की परंपराओं को जीवित रखने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्य आज भी पुष्कर कुंभ के समय यहाँ आते हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में आकर श्रद्धालु पुष्कर कुंभ मनाते हैं। पुष्कर कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल पर होता है। महाकुंभ की तरह ही पुष्कर कुंभ के लिए भी देवगुरु बृहस्पति जिम्मेदार हैं, जो एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। बृहस्पति हर वर्ष एक राशि में होते हैं। जब बृहस्पति मेष राशि में होते हैं तो गंगा स्नान, वृष राशि में होता है तो यमुना स्नान और जब मिथुन राशि में होता है तो सरस्वती स्नान की परंपरा है। सरस्वती नदी माणा गांव में है और पूरे 12 वर्ष बाद इस साल बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए पुष्कर कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। पुष्कर कुंभ के आयोजन के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयारी की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की है। माना जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पुष्कर कुंभ का हिस्सा बनेंगे। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए कई श्रद्धालु समय से नहीं जा पाए। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बाकायदा निःशुल्क व्यवस्था की है। कटरा के आशीर्वाद भवन में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए निःशुल्क डोमेट्री का इंतजाम किया गया है। श्राइन बोर्ड प्रशासन अनाउंसमेंट करवाकर श्रद्धालुओं को सूचित कर रहा है कि वे आशीर्वाद भवन में निःशुल्क रह सकते हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी श्रद्धालुओं को मुहैया बाकायदा कराया जाएगा और इस इंतज़ाम से श्रद्धालु खुश नज़र आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ किसी चीज़ का डर नहीं है, हालात बिल्कुल सामान्य हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन सुगमता के साथ हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से विश्राम कक्ष, डोमेट्रीज तमाम बनाए गए हैं जहाँ पर निःशुल्क रूप से तमाम श्रद्धालु आ सकते हैं, ठहर सकते हैं और भी आगे किसी प्रकार की अगर वो शिकायत करते हैं तो उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत अच्छा है सर, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोगों को यहाँ फ्री में रहने के लिए साइन बोर्ड की ओर से यहाँ मिला है, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा, हम लोग सेफ हैं, बढ़िया है। भवन पे रश किस तरह का, भीड़ किस तरह की है? बहुत अच्छा है सर। भीड़ है भवन पे भीड़ ज़्यादा नहीं है, फिर भी 10-15 हज़ार का भीड़ है। किस तरह के दर्शन हुए हैं माता जी का दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया दर्शन करके आए हैं, बढ़िया शांति रूप से आए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत सुंदर, हम लोग देख के भी खुश हो गए। चलिए अब आपको दक्षिण भारत में उत्सव के रंग दिखाते हैं। यहाँ चिथिराई महोत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल इस महा आयोजन का सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। इस उत्सव में तमिल कला, संगीत और परंपरा की झलक भी दिखाई देती है। चिथिराई महोत्सव में भगवान कल्ला जागर की भव्य यात्रा देखने के लिए हजारों श्रद्धालु मदुरई की सड़कों पर उमड़ते हैं। ये महोत्सव तमिल कैलेंडर के चिथिरा महीने में मनाया जाता है और इसका शुमार दक्षिण भारत के प्रमुख उत्सवों में होता है। देखिए आस्था भक्ति के इस अद्भुत मेले की झलक।
तो तस्वीरें देखिए आपने, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद अब हालात जो हैं एक बार फिर से नॉर्मल हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं। आज की सुबह सीमा के आसपास के इलाकों के लिए सिर्फ सूरज ही नहीं निकल कर आया, बल्कि यहाँ पर देखिए सीमा पर अमन की किरणें भी बिखरी हुई थी। सीज फायर के बाद ये पहली रात थी जब दोनों ओर से बंदूकें शांत रहीं पूरी तरीके से। ना तो रात भर आसमान में ड्रोन देखने को मिले और ना ही किसी तरह की गोलाबारी देखने को मिली। ऐसा लगा कि ये सरहद के करीब वाले इलाकों के लिए एक नई सुबह है। पुंछ से लेकर अखनूर और पंजाब के पठानकोट बॉर्डर तक हालात बेहतर होने लगे हैं। सरहद पर टेंशन के बीच कई लोग इन इलाकों से सुरक्षित ठिकानों के लिए तो निकल गए थे और वो भी अब लौटने लगे हैं। बाजार और दुकानें भी सामान्य तरीके से खुलने लगी हैं और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटते हुए कम से कम नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। इतनी विषम परिस्थिति के बाद अब जाकर सीज फायर का जो है पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और हालात सामान्य होते चले जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात का सबसे ज्यादा असर पुंछ में देखने को मिला था। 2 दिन पहले तक पुंछ जिले सूरनकोट इलाके में गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर शांति पसरी है। पूरी रात फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई। पुंछ के सूरनकोट में अब कैसे हालात हैं, उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में समझौते के बाद बीती रात एक ऐसी तस्वीर जरूर आई है जहां पर सीमावर्ती इलाकों में न तो किसी तरह की गोलीबारी हुई है, न ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। हम इस समय सूरनकोट में हैं और पुंछ जिले के पास ये ऐसा शहर है जहां कभी कभी गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन 2 दिनों पहले जब काफी आक्रामकता दिखाई पाकिस्तान ने, जब वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, तब उसके हमले इस शहर में भी हुए और भय का आलम ऐसा था कि लोग शहर छोड़ करके सुरक्षित दूसरे इलाकों में चले गए। लेकिन अब शांति के बाद जिंदगी बहाल हो रही है, सब कुछ पटरी पर लौट रहा है, लोग वापस पहुंचने लगे हैं। जो अपने गांव में चले गए थे आज उनके वापस सूरनकोट शहर में आने की उम्मीद है। दुकानें खुलने लगी हैं, प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं, लोग अपनी जिंदगी अपने काम काज पर रोज की तरह लौटने लगे हैं। सूरनकोट की शहर है, सड़कों पर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है। इस बीच जानकारी ये भी है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो भी पुंछ जाएंगे, जायजा लेंगे जमीनी हालात का और सड़कों पर एक बार बहाल होती जिंदगी। जो व्यापारी हैं, कामकाजी लोग निकल आए हैं। मुझे बताइए 2-4 दिन जो अभी आपका है कैसा बीता और उसके बाद आज सुबह कुछ बेहतर लग रहा है? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं, कहाँ के हैं? पुंछ के हैं। कहाँ 2 दिन कहाँ थे? इधर थे जी। अब आज ठीक लग रहा है सुबह कुछ? जी हाँ सर। जी सर। क्या लग रहा है, कुछ ठीक हुआ पहले से? ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। पिछला 2-3 दिन कैसा बीता फिर? हाँ तो है, आज तो ठीक लगता है। काफी सारे लोग देखा हमने चले गए थे, तो अब लौट रहे हैं सब धीरे धीरे? हाँ लौट रहे हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो समझौता है ये बना रहेगा, पाकिस्तान अपने वायदे से नहीं मुकरेगा। बीती रात किसी तरह की ऐसी घटना नहीं हुई है और उसके बाद से अब सूरनकोट में अमन शांति का माहौल है, लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। पुंछ जिले में सूरनकोट शहर में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा। और आइए बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम बदलने का अनुमान जताया जा रहा है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं हरियाणा में कई जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रविवार की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। रात में कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें तो रविवार को यहाँ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। चरखी दादरी में बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रात में बारिश ने हरियाणा के झज्जर को भी जमकर भिगोया। बारिश से सड़कें तरबतर दिखी और तापमान में कमी दर्ज की गई। हरियाणा और पंजाब में आज मौसम गर्म रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
ओडिशा की बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी का दौर जारी है। रविवार को राज्य के 19 जगहों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। संबलपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बालासोर, भद्रक, कटक, पुरी, खुर्दा और गंजाम सहित कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उन एशियाई शेरों की जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग गुजरात में गिर के जंगल की सैर करने आते हैं। गिर में 16वीं बार शेरों की गिनती हुई ताकि यहां पर उनकी तादाद का सही पता चल सके। इसके लिए हजारों कर्मचारियों को लगाया गया और एआई सहित मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। इन एशियाटिक शेरों का दीदार करने के लिए दूर दूर से सैलानी गुजरात में गिर के इस जंगल में आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में यही एक जगह है जहां ये शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन शेरों की रिहाइश का दायरा बढ़ रहा है। गुजरात में ही गिर सोमनाथ के साथ साथ 10 और जिलों में इनका कुनबा फैल चुका है। लिहाजा यहाँ पर इन शेरों की वास्तव में कितनी तादाद है, इसका पता लगाने के लिए एक बार फिर से इनकी गिनती का काम शुरू किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो साथ ही साथ एआई और आधुनिक तकनीक की भी मदद ली जा रही है। और इसमें मोटी संख्या में हमारे सभी स्टाफ को लगाया गया है और 375 जितने अवलोकन केंद्र बस्ती गणतरी के स्थल जो है नक्की किए गए हैं और 3000 से ज्यादा तमाम स्टाफ इसमें लगा हुआ है जो गिनती कर रही है। इस बार कुल 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शेरों की गिनती की जा रही है। इस काम में इस बार वन कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों और यहाँ के गांव के सरपंचों को भी शामिल किया गया है। और अधिकारी कर्मचारी ये बस्ती गणतरी है उसमें जुड़े हैं और लगभग 58 तालुका है और इस बार जो गणतरी हो रही है उसमें जो लोकल कम्युनिटी है और सरपंच है उनको भी जोड़ा है। शेरों की गिनती का काम हर 5 साल में किया जाता है। 2020 में कोरोना के कारण यह काम पूनम अवलोकन के आधार पर किया गया था। इसका अर्थ है पूर्णिमा के दिन किसी क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद शेरों की संख्या गिनती करते हैं और उनकी स्थिति का पता लगाकर आंकड़े दर्ज करते हैं। जबकि इस बार हालात सामान्य हैं, तो विधिवत रूप से शेरों की गिनती हो रही है। सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा, ये भी जानना दिलचस्प है। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन मतलब अपने तमाम सिंहों को देखा जाता है, उसकी फोटोग्राफी की जाती है, उसके लेट लॉन्ग लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे जो कंट्रोल रूम है उसका विश्लेषण करके पूरी संख्या उसकी निकाली जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ शेरों की संख्या 1990 में 284 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 हो गई। इस बार इनकी तादाद में और इजाफा होने की उम्मीद है। गिनती पूरी होने के बाद कल यानी 13 मई को शेरों का आंकड़ा घोषित किया जाएगा। इसके आधार पर जंगल में इन शेरों के संरक्षण के इंतजाम बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात जंगल की हो रही है, एक और शानदार तस्वीर आपको दिखा दें। कल मदर्स डे पर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क से बहुत खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। यहाँ पर देखिए जंगल में पेड़ की छांव में चल रहे चीता के शावकों की क्लास देखने को मिली और दोनों शावक जो हैं अपनी माँ से शिकार करना सीख रहे थे। ये बच्चे जो हैं मादा चीता वीरा के साथ नजर आए। माँ वीरा खतरा भापना उनको सिखाती रही, शावक अपनी माँ के साथ उछल कूद करते रहे। बड़ा क्यूट तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर 4 फरवरी को जन्मे ये दोनों शावक अपनी मां के साथ न सिर्फ खेलकूद कर रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे, बल्कि खतरों से बचने को और उनको भांपने का भी जो गुर है वो अपनी मां से सीखते हुए नजर आए।
और चलिए अब देखते हैं ऊटी में गुलाबों की बहार। यहाँ 20वां गुलाब शो आयोजित किया गया। शनिवार को शुरू हुए इस 3 दिनों के गुलाब शो का आज आखिरी दिन है, जिसकी थीम समुद्री जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शो का मुख्य आकर्षण 80,000 गुलाबों का उपयोग करके बनाई गई 22 फुट लंबी डॉल्फिन की जोड़ी है। इसी तरह अन्य जलीय जीव जैसे कि ऑलिव रिडले, कछुआ, पेंगुइन, डुंगोंग, समुद्री घोड़ा और स्टारफिश को डिजाइन करने के लिए हजारों गुलाबों का उपयोग किया गया था। पर्यटकों को, खास तौर पर बच्चों को ये शो काफी लुभा रहा है। साउथ विजिट के लिए आए थे, तो आज ऊटी का जो ये रोज शो है, रोज गार्डन में जो है, ये बहुत ही यूनिक है। मतलब फर्स्ट टाइम देखा है इतना अच्छा डेकोरेशन रोज का उन्होंने बनाए हैं। फिश है, टर्टल है, बहुत बहुत शानदार, बहुत मजा आ गया आके, मतलब दिल खुश हो गया। देखिए खूबसूरत तस्वीरें हैं और मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ पर गुंजन देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है इन फूलों को और अलग अलग आकृति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, गुलाब की कलाकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में लोग भी इसे देखने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग रंग के गुलाबों के साथ डॉल्फिन और समुद्री जीवों की आकृति यहां पर तैयार की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप डॉल्फिन की आकृति देख सकते हैं। इसके साथ ही स्टारफिश आपको नजर आएगी और तमाम समुद्री जीव जिन्हें हर कोई देखना चाहता है, उनकी आकृति बनाई गई है गुलाब के साथ। बिल्कुल, देखिए वेल भी नजर आ रही है गुंजन, वेल भी हैं इसमें, आपको कछुए भी नजर आएंगे, समुद्री कछुए और तमाम अलग अलग प्रजातियों की क्यूट फिशेस की जो डिजाइन है वो बनाने की कोशिश की गई है।